नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप कहेंगे कि मैं हर रोज सोनिया गाथा लेकर के बैठ जाता हूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है सोनिया गाथा आपको बताने की या उनका गुणगान करने की या उनके बारे में कुछ भी बोलने की, ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन राजनीति है, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति है जो मुझे छोड़ती नहीं है। तो मैं इस तरह के टिप्पणी में बहुत इंटरेस्टेड रहा भी नहीं हूं, मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है जिस पर आप मजबूर हो जाते हैं और आपको कहना पड़ जाता है और फिर सच कहना पड़ता है। फिर साक्ष्यों के आधार पर कहना पड़ता है, तथ्यों के आधार पर कहना पड़ता है। और तथ्यों और साक्ष्यों की अगर आप पड़ताल करते हैं, तो फिर कोई ना कोई गुनहगार भी दिखता है, कोई ना कोई बड़ा सूत्रधार भी दिखता है, उसका कोई खिलाड़ी दिखता है, कोई एक्टर दिखता है। कोई ना कोई ऐसा पात्र ज़रूर दिखता है, जिसके मूल में आप जाना चाहते हैं, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे-जैसे आप ये कोशिश करेंगे, तो आपको फिर कोई ना कोई कैरेक्टर मिल जाएगा। कल से लगातार बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, आई एम नॉट राहुलियन। मैं राजीववादी हो सकता हूं, गांधीयन हो सकता हूं, नेहरूवियन हो सकता हूं, राहुलियन नहीं हूं। मैं राहुलवादी नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर ने ये बयान दिया। राहुल के पिता तुल्य हैं। राहुल के पिता राजीव गांधी के वो मित्र रहे हैं, बैचमेट रहे हैं, दोस्त रहे हैं और लंबा एसोसिएशन है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के बड़े आइडियोलॉग हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी बड़ी लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा है। लेकिन मणिशंकर अय्यर को लोग याद करते हैं उस नीच शब्द के कहने से और चाय का ठिया हम लगा देंगे इस बयान से लेकर के। और कांग्रेस के अंदर ये होते रहती है कि एक आध दो जो लोग हैं जिन्होंने मोदी को मोदी बना दिया, उसके पीछे मणिशंकर अय्यर भी हो सकते हैं। ये एक नैरेटिव है। कुछ पत्रकारों के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है, कुछ बहुत बड़े पंडितों के द्वारा, पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है कि उन्होंने जब कह दिया वो चाय पे चर्चा वाली मुद्दे पर, बोला हाँ वो चाय बेचने वाला क्या कर सकता है, नीच आदमी कर भी क्या सकता है, वो आकर के उसको हम पार्लियामेंट में, सदन में कोई जगह दे देंगे जहां वो चाय बेचेगा। और उसके बाद तो फिर इस बयान पर बवाल आ गया और देश इसके प्रतिक्रिया में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ हद तक, कुछ एक 5-10% ये बात सही हो भी सकती है, लेकिन यह कह देना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मणिशंकर ने यह बयान दे दिया, ये कहना उचित नहीं होगा। ये बहुत ज्यादती होगी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ। हालांकि उनका बयान बहुत ही विवादास्पद था और उसके बाद कालांतर में कई बार मणिशंकर अय्यर विवाद देते रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि 2-3 पर्सनैलिटी जो हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी के पेरोल पर है। मतलब जैसे-जैसे वो मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी का समर्थन बढ़ने लगता है। जैसे एक हैं दिग्विजय बाबू। दिग्विजय बाबू भी कहते हैं कि हम तो संघ के विरोधी हैं, संघ के विरोधी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में फोटो लगा दी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी संघ में और आडवाणी और वाजपेयी के पैर के नीचे में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए कदमों के नीचे बैठने वाला व्यक्ति उस संगठन में प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे संगठन से हमें सीख लेनी चाहिए। कब उन्होंने ट्वीट किया? जबकि कुछ घंटे के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू होने वाली है। खैर, मीटिंग शुरू हुई सीडब्ल्यूसी की और इस मीटिंग में राहुल गांधी जी ने कहा आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हैंडशेक किया, आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ा कांग्रेस पार्टी में तानाशाही है, एक परिवार का राज चलता है। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी कोई है ही नहीं। जिसको जो मर्जी आता है, जहां जो चाहता है बोल जाता है और बोलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में उसकी चलती रहती है। अब दिग्विजय सिंह को देखिए, सार्वजनिक रूप से वो टिप्पणी करते हैं और राहुल गांधी उनको कहते हैं आपने अच्छा काम कर दिया, बावजूद उसको पार्टी में बने हुए हैं, बढ़िया संबंध चल रहा है। मणिशंकर अय्यर जी का भी वही हालत है। कई बार पार्टी को एम्बेरस किया, एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाला, बावजूद इसके मणिशंकर अय्यर पार्टी में बने हुए हैं। अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मैं आ रहा हूं अपने पुराने, जब आप हेडिंग देखेंगे उस पर मैं अभी आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अभी नेपथ्य के बाहर की बात बता रहा हूं। पर्दे के बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पर्दे के पीछे तो मैं अभी आपको लेके चलूंगा।
तो पर्दे के बाहर अभी मणिशंकर अय्यर जी दिखाई दे रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर जी ने कह दिया राहुलियन नहीं हूं, और उन्होंने राहुल के करीबी, जो सबसे करीबी लोग हैं आजकल, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। केसी वेणुगोपाल को कहा कि राउडी केसी सड़क छाप कहा, गुंडा कहा, राउडी केसी गोपाल कहा, केसी केसी वेणुगोपाल कहा, सुरजेवाला के बारे में कह दिया, पवन खेरा के बारे में कह दिया। मतलब जो भी अभी स्पोक्स पर्सन हैं या जो पार्टी को जरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं नजदीक से, जो राहुल के नजदीक हैं, उसके ऊपर जोरदार हमला किया। और वो कह रहे थे और कम्युनिस्टों की तारीफ करने लगे। आते वो तमिलनाडु से हैं, लेकिन केरल की राजनीति में दखल दे रहे हैं और वो कम्युनिस्टों की तारीफ करने लगे। शशि थरूर और ये सब अभी उस पर मत जाइए। ये है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, कम्युनिस्टों की उन्होंने तारीफ कर दी है, जो अभी सत्ता में है वहां पे। खैर, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर सरीखे नेता ने कांग्रेस की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है, तो यह 5% 10% सही हो सकता है। असली तबाही की स्क्रिप्ट, फिर वही, आज मैं फिर फैक्ट के साथ रखूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोनिया जी के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उसे आप मिटा कैसे सकते हैं? 1991, फिर वही बात, 1991 बार बार जाना पड़ रहा है। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पहले जोर शोर से कैंपेन चल रहा था और उसी कैंपेन के दौरान वो श्री पेरुम्बदूर गए थे, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हुई। कुछ दिन के लिए फिर स्थगित हुआ चुनाव, फिर चुनाव हुए दोबारा। इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना, देश ने एक बहुत कर्मठ नेता को खो दिया था, पूरे देश में लहर उठी। उस लहर के बावजूद भी, चूंकि राजीव गांधी की मृत्यु के पहले जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर होते हैं, 84 में जो थंपिंग मेजोरिटी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो लहर थी, इंदिरा लहर पर सवार होकर के जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, वो 1989 आते आते वो पूरी लहर छीण हो गई। आप सबको मालूम है क्यों छीण हो गई। उसके बड़े किरदार थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने बोफोर्स कांड को बाहर लाया, और बोफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी की बड़ी भद्द पिटी। इस बीच में कई और प्रकरण, 1986 में प्रकरण हो गया, सावानो प्रकरण हो गया, उसमें भी बड़ी किरकिरी हुई। और फिर 1989 में तो ये बोफोर्स कांड जो आया सामने, जिसमें बीपी सिंह ने इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और फिर वो जनता दल में शामिल हुए, और फिर वो एक इतिहास बन गया। और जो एक जेंटलमैन प्रधानमंत्री थे, मैं युवा हूं, मैं अपने देश को युवा देखना चाहता हूं, एक नई दिशा में ले जाना चाहता हूं, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के सिंबल बन गए थे। और आखिर में प्रधानमंत्री को उसी सिंबल के साथ, जो अब प्रधानमंत्री नहीं थे, राजीव गांधी को ये दाग अपने दामन पर लेते हुए ही इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। वो इस दाग को मिटा नहीं पाए उस तरह से, क्योंकि चुनाव में बड़ा मुद्दा था। खैर, चुनाव हुआ, उनकी मृत्यु के बाद 232 सीट पर कांग्रेस आई। वो सफलता तो नहीं मिली जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद मिली थी, वो लहर हो नहीं पाई। लेकिन ये बात सही है कि बाकी 232 सीट भी थोड़ी सी दूरी रह गई थी 272 के आंकड़े को छूने में। 232 सीट लेकर का कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। खैर, सत्ता में आई, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी जबरदस्त नाराज होने लगी, साल बीतते बीतते। और इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। इस परिवार और इस पार्टी के बहुत करीबी रहे नटवर सिंह, जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि नरसिम्हा राव इतने असहज हो गए, आप सभी जानते भी होंगे, मैं थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूं आपको। इतने असहज हो गए नरसिम्हा राव कि वो नटवर सिंह को कहने लगे कि भाई किसी दिन मेरी मौत हो जाएगी, मैं इतना परेशान रहता हूं, मेरा फोन सोनिया गांधी नहीं लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो मुझे मिनटों, घंटों, आधा घंटा तक मुझे इंतजार करना पड़ता है। तो मैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस का वर्कर हूं, नेता हूं, उसको अगर इंतजार कराती है सोनिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री भी हूं, देश के प्रधानमंत्री को फोन पर इंतजार करवाए कोई, ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब ये बात तो बहुत सही है साहब, इन्होंने
नटवर सिंह ने अपने तरीके से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनको लगा था कि शायद नटवर सिंह या अन्य कोई लोग अगर कोई सोनिया जी को ये बात समझाएंगे जाकर के कि देखिए नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का तो कम से कम आप ख्याल रखिए, उनको जो करना है वो कीजिए। व्यक्ति के रूप में उनके उनके खिलाफ अगर आपको कुछ करना है, कीजिए। पता लगाया गया कि सोनिया नाराज आखिर में क्यों है। किसी ने कह दिया कि राजीव गांधी की हत्या का जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी स्लो चला है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पूरी फाइल लेकर के, इन्वेस्टिगेशन की पूरी फाइल, एक प्रकार से स्टेटस रिपोर्ट लेकर के सोनिया जी के दरबार में हाजिर हो गई और उन्होंने एक एक तरीके से बताया कि देखिए इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में और कितनी तेजी से चल रही है। सोनिया गांधी वहां पर जितनी देर तक पीवी नरसिम्हा राव बोलते रहे, एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली और सुनती रही। सुनने के बाद वो उठ करके चले आए। नरसिम्हा राव को यह पता भी नहीं चला कि क्या सोनिया जी उनकी बात से कन्विंस हुई या नाराज हुई। जब उन्होंने कुछ कहा नहीं तो दुआ सलाम करके वो चले आए। उसके बाद नरसिम्हा राव को लग गया कि सोनिया जी उनसे काफी खफा हो गई है, नाराज है। फिर तो उनका बेचारे का ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीमार रहना, ये सब शुरू हो गया। माने तनाव में वो आ गए। प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री किस तनाव से गुजर रहे थे, इसका आकलन नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया है। आपको किताब अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब सोनिया गांधी को कन्विंस करने के लिए एक तरफ नरसिम्हा राव इस तरह की कवायद करते हैं, इसका वो जिक्र करते हैं। आखिर आखिर तक सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को माफ नहीं किया। हालात ऐसे हो गए मित्रों, जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई, तो नरसिम्हा राव के, वो कांग्रेस के इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री रहे हुए नेता, उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में ले जाने की बात हुई। लेकिन एक शख्सियत ने कांग्रेस मुख्यालय में नरसिम्हा राव के शव की एंट्री नहीं होने दी और वो शख्सियत थी सोनिया गांधी। अकेले सोनिया गांधी का निर्णय था या उनके और सलाहकारों का निर्णय था, कह नहीं सकते। लेकिन सोनिया गांधी का ही नाम आता है। उन्होंने नरसिम्हा राव के शव को कांग्रेस मुख्यालय में जाने से रोक दिया। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस को अगर बचाना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार डेसिमेट हो रही थी, कांग्रेस को अगर बचाना, और उस बीच में 1996, 97, 98 तीन चुनाव हो गए, आप सबको मालूम है। 98, 99, 96 ये 3 चुनाव हुए। तो कांग्रेस को लगा कि अब मुश्किल से अब यही घड़ी है जब हमें सोनिया गांधी को कमान संभालने के लिए कहना चाहिए। सोनिया गांधी नहीं आना चाहती थी एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो दूर रहना चाहती थी, दूर से ही कमान संभालना चाहती थी। और राहुल और प्रियंका इतने मैच्योर, परिपक्व नहीं हुए थे कि वो राजनीति में सारे कॉल लेने लगे। तो एक प्रकार से कमान सोनिया जी के पास थी, लेकिन अधिकृत रूप में नहीं थी। सैकोफेंट, कांग्रेस के सैकोफेंट ने सोनिया 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 कहना शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि सोनिया गांधी को अध्यक्षता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन कीमत क्या अदा की? कीमत अदा हुई, सीताराम केसरी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सीताराम केसरी को भरी मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठा करके फेंक दिया। मतलब उठा करके धक्के मार के हटा दिया। धक्का मार करके, जिसको कहते हैं लिटरली धक्का मार करके फिजिकल मैन हैंडलिंग की गई सीताराम केसरी के साथ। कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी आदर्शों, मूल्यों पर चलने वाली पार्टी का यह हस्र हो रहा है सोनिया जी के काल में। अब मैंने क्यों कहा आपको कि जो सामने है वो तथ्य ही है। सोनिया जी ने इस पर आपत्ति नहीं की कि ये मैन हैंडलिंग ठीक नहीं है, ये बदतमीजी ठीक नहीं है, ये किस परंपरा की शुरुआत हम कर रहे हैं। कांग्रेस एक मूल्य आधारित राजनीतिक पार्टी रही है। कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी रही है। कांग्रेस सेवा दल बनाने वाली पार्टी रही है, सेवा भाव, सर्विस करने वाली पार्टी रही है। उसमें इस तरह की परंपरा की शुरुआत अच्छी नहीं है। सोनिया गांधी ने इस पर मौन साधे रखा और इस तरह से जिस कांग्रेस अध्यक्ष को हटा करके वो कांग्रेस की कुर्सी पर बैठी, उनके साथ ऐसा हुआ। माननीय सीताराम केसरी जी के साथ, नरसिम्हा राव जी के साथ उन्होंने क्या किया हमने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा। उनके परिवार के करीबी विदेश मंत्री, कांग्रेस के नेता,
वो अपनी किताब में जिक्र कर रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि ये किया था सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के साथ। सीताराम केसरी के साथ ये हुआ, सोनिया गांधी चुप्पी साधी रही। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ कि साहब ये बात मानते नहीं है तो इसको हटा दो। मतलब उनके समर्थकों को, सोनिया गांधी के समर्थकों को, जिसे आप लोग क्रूड भाषा में सैकोफेंट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको चमचे कहते हैं। तो वो लोग प्रयोग करते हैं, अपोजिशन के नेता जनरली इस बात का प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया के चमचों ने सीताराम केसरी को धक्के मार करके हटा दिया। खैर, सोनिया गांधी आ गई और उसके बाद सोनिया गांधी 20 वर्ष तक 20 वर्ष तक यूनानिमस अध्यक्ष रही। अब ये बात तो साहब पुतिन ही कर सकते हैं, शी जिनपिंग कर सकते हैं, या नेतन्याहू कर सकते हैं, या वियतनाम के डिक्टेटर कर सकते हैं। सोनिया गांधी 20 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, 20 वर्ष तक। फिर 2004 भी आया। 2004 में फॉर्चुनेटली सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बन गई साहब। सरकार बनने के बाद सोनिया गांधी जिस तरह से पार्टी और सरकार को अपने कब्जे में किए हुए था, ये आज तक के इतिहास का ऐसा उदाहरण इतिहास में मिलता नहीं है। पुलक चटर्जी एक आईएएस अधिकारी थे, वो इनके सचिव हुआ करते थे, और पुलक चटर्जी पीएमओ और सोनिया गांधी के बीच में इतने ताकतवर अधिकारी थे वो, क्योंकि लोग उनको जानने लगे थे कि सुपर प्राइम मिनिस्टर पुलक चटर्जी हैं। वो एक आईएएस अधिकारी, वही फाइल, मतलब पीएमओ से सारी फाइल सोनिया जी के पास आती थी, 10 जनपद आती थी। सारी फाइल को सोनिया जी क्या देखेंगे, सोनिया जी को क्या आता है? सोनिया जी कोई साहब, कैम्ब्रिज तो लोग कहते हैं, अभी चिदंबरम साहब सवाल उठाते हैं कि कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की नहीं की, ऑक्सफोर्ड में की नहीं की, भगवान जाने कौन सी डिग्री है। लेकिन सोनिया गांधी की बुद्धिमत्ता पर किसी को शक नहीं है। देश के बच्चा बच्चा जानता है कि उनको फाइल देखने समझने की कितना ज्ञान है उनके पास। जाहिर है कि उनके अधिकारी देखते होंगे, बाकी के नेता देखते होंगे, और जो उनके सलाहकार होंगे, जो उनके अधिकारी होंगे, वो सोनिया जी को सलाह देते होंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। इस प्रकार से सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2004 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के बाद सोनिया गांधी एक्ट करती रही। फिर आ जाता है 2007 का। मतलब अब आप देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये उस चीज का आप कह सकते हैं लवरेज है, वो पूरा पर्सनैलिटी, कि सर्वशक्तिमान सत्ता के ऊपर बैठने वाली वो महिला बन गई है सोनिया गांधी। और 2007 में एक घटना होती है। अब आप कहेंगे कि इसमें सोनिया जी की कोई गलती नहीं है। आज जिस बात के लिए मणिशंकर अय्यर जी को आप कांग्रेसी गाली गलौज कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और उनको कहना पड़ रहा है कि मैं राहुलियन नहीं हूं, मैं राहुलवादी नहीं हूं, तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को गर्त में डुबाने के लिए ऐसे नेता वो बीजेपी के सह पर इस तरह का काम करते हैं, दिग्विजय सिंह के बारे में या मणिशंकर अय्यर के बारे में। लेकिन 2007 में किसने क्या किया? विधानसभा का चुनाव चल रहा था गुजरात में, आप सबको मालूम है, वो चर्चित फ्रेज बन गया था, वो वर्ब बन गया था, फ्रेज बन गया था, मौत के सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ। ये शब्द, ये फ्रेज, ये मुहावरा, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी को अभयदान मिल गया। इसको आप नहीं काट सकते हैं इस बात से। नीच और चाय वाले से कितनी सफलता मिली कहना मुश्किल है, लेकिन मौत के सौदागर फ्रेज से नरेंद्र मोदी को जो सफलता मिली, ये सारे पॉलिटिकल पंडित और पॉलिटिकल सिफोलॉजिस्ट किसी से भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि 2002 के गोधरा कांड के बाद जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जिसको आप राइट का कह रहे हैं कि राइट की वजह से मोदी जीत करके आए, लेकिन 2007 में इस एक शब्द ने मोदी के समर्थन में गुजरात की अस्मिता को जोड़ दिया, और फिर मोदी जीत गए चुनाव, और मोदी को उस चुनाव ने अभयदान दे दिया था। क्योंकि 2002 में तो आप कह सकते हैं कि एक तात्कालिक घटना का लाभ लिया भारतीय जनता पार्टी, कह सकते हैं,
लेकिन 2007 में तो एंटी इनकम्बेंसी थी मोदी के खिलाफ। उस पूरे एंटी इनकम्बेंसी को इस एक मुहावरे ने धो दिया। अब वो मुहावरा लिखने वाला कौन? क्योंकि आप इतना तो मान के चलिए कि सोनिया गांधी में इतनी अकल नहीं है कि वो इस तरह के मुहावरे का गठन कर ले, उसका चयन कर ले, उसका निर्माण कर ले भाषण के दौरान। सोनिया गांधी इतनी एलोक्वेंट भी नहीं हुई थी तब तक, भाषण भी ठीक से नहीं दे पाती थी। कल भी उनका लिखा जाता था, आज भी उनका भाषण लिखा ही जा रहा है। उस वक्त भाषण के रचयिता थे श्रीमान जनार्दन द्विवेदी, हिंदी के बड़े विद्वान माने जाते हैं। श्रीमान जनार्दन द्विवेदी और जयराम रमेश साहब। जयराम रमेश अंग्रेजी में भाषण लिखते थे और जनार्दन द्विवेदी हिंदी में भाषण लिखते थे। हिंदी में भाषण भी उनका रोमन अंग्रेजी का ही हिंदी होता था। वो रोमन हिंदी भी रोमन में लिखा जाता था। तो ये भाषण लिखने वाले कौन थे? जनार्दन द्विवेदी थे, जयराम रमेश थे। किसने अप्रूव किया इस भाषण को? मौत के सौदागर का प्रयोग करने के लिए किसने कहा? जिस किसी ने भी कहा, लेकिन सोनिया ने क्या इसकी जिम्मेदारी ली? नहीं ली। 2007 का वक्त भी खत्म हो गया। अब बात थी कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। हम जहां पर जीत सकते थे, नहीं जीत सके और वो अहंकार था 2004 की जीत का, क्योंकि 3 साल के बाद ही विधानसभा का चुनाव हो गया गुजरात में। और उसकी वजह से सोनिया ने सोचा कि ये बोलेंगे तो हमारे समर्थन में जनसैलाब उमड़ेगा। ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद खैर जैसे-तैसे यूपीए 2 भी हुआ। फिर यूपीए 2 में जो करप्शन हुआ, वो करप्शन मनमोहन सिंह की भूमिका उसमें जो है, वो तो एक सिर्फ और सिर्फ पपेट की भूमिका है। माफ कीजिएगा, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन वो थे तो थे, ये साक्ष्य है तो है। प्रधानमंत्री उनकी क्या हैसियत थी? जब राहुल गांधी ने उनके कैबिनेट के डिसीजन को फाड़, हालांकि जो डिसीजन था, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, जो कैबिनेट का निर्णय था वो फाड़ने लायक ही था। इस मामले में राहुल गांधी ने अच्छा काम किया। अगर वो नहीं करते तो आज लालू यादव जेल में नहीं होते। और यही भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के ये कानून बनाया था, जिसमें कि इन लोगों को जेल जाने से एक प्रकार से अभयदान मिल जाता। हुआ नहीं। आज लालू यादव अगर जेल गए तो उसी कानून को फाड़ने की वजह से गए। फिर भी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था। अरे कैबिनेट तो गंदा डिसीजन कर रहा था तो राहुल गांधी ने फाड़ा, ठीक किया फाड़ करके। लेकिन चूंकि वो कैबिनेट का डिसीजन था, राहुल गांधी मर्यादा में उसको ये कह सकते थे कि प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, उनको कहूंगा कि आप इसको वापस लीजिए। अब यहां पर उनका बचपना या उनका इंथ्यूजियाज्म है या उनका उत्साही होना है। लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है कि उनमें थोड़ी बहुत ईमानदारी है। कम से कम उन्होंने जो जो समझा, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। वो गुस्सा पर नियंत्रित कर सकते थे। एक परिपक्व नेता की भांति वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते कि ये जो विधेयक पास हुआ है, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं हूं, इस पर मेरी घोर आपत्ति है और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा और कैबिनेट के सभी नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं कि इसको देखें और इस विधेयक को वापस लें। और अगर नहीं लेंगे तो फिर मुझे कुछ और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अब किस स्पर ऑफ मोमेंट में आप कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन इतनी बात तो तय है कि उनके गुस्से ने एक बात को दर्शाया कि टू सम एक्सटेंट ही वाज लिटिल बिट ऑनेस्ट वन। ठीक है, उनके व्यवहार पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर उनको तकलीफ हुई कि ये विधेयक बहुत ही गलत है, ये नेताओं को संरक्षण देगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। सोनिया गांधी ने आपत्ति नहीं जताई। ध्यान रखिए इस बात को। राहुल ने जताई, सोनिया ने नहीं जताई। सोनिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। उनके पास वो ड्राफ्ट जा चुका है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने अप्रूव किया है और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया है उस विधेयक को पास करने का। इसका मतलब है कि सोनिया गांधी की सहमति थी। एक ब्लंडर हो तो बात करें, गलती पर गलती, तबाही की बार बार सोनिया गांधी स्क्रिप्ट लिखती रही कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के लिए। आज ये बात सही है कि राहुल गांधी स्ट्रगल कर रहे हैं इस कांग्रेस को उबारने के लिए। तो राहुल गांधी की आलोचना इस विषय में करना कि उन्होंने कैबिनेट का सम्मान नहीं किया, सम्मान बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से किया उस तरीके पर आपत्ति जरूर आप कर सकते हैं।
इस मामले में मैं समझता हूं कि राहुल ऑनेस्ट हैं कंपैरिजन टू सोनिया। व्यवहार पर उनकी फिर चर्चा हो सकती है। सोनिया ने नहीं किया, सोनिया ने उस विधेयक को पारित होने दिया। फिर एक के बाद एक चुनाव आते गए, 2014 भी आया और उसके बाद ये प्रकरण हुआ। लेकिन उस बीच में, उस दौरान अहमद पटेल उनके नजदीकी बने रहे, मुकुल वासनिक उनके नजदीकी बने रहे, गुलाम नबी आजाद भी नजदीकी बने रहे, जनार्दन द्विवेदी भी नजदीकी बने रहे, जयराम रमेश भी बने रहे। आज की तारीख में ना तो जनार्दन द्विवेदी उनके साथ है। जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया 2020 में, जब जनार्दन द्विवेदी हाशिए पर चले गए कांग्रेस पार्टी में, जब उन्होंने तीखी आलोचना करनी शुरू कर दी, बाहर आकर के आलोचना शुरू कर दी। जनार्दन द्विवेदी जो इतने बड़े, मतलब आप जनार्दन द्विवेदी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार एक समझिए हम साया थे, जहां जहां चलते थे जनार्दन द्विवेदी हमेशा साथ होते थे। तो इस तरह के नेता जो लगातार साथ में चलते रहे हों, उनका साया भी साथ छोड़ दिया। वो खुद तो हटे ही, सब कुछ वो छोड़ के चले गए। फिर अहमद पटेल जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सोनिया गांधी ने कभी ये उचित नहीं समझा कि नहीं, हम राहुल को पदस्थापित करने के लिए तमाम तरह के समझौते वो करती रही। अगर अपने समय में वो राहुल को ये सलाह देती कि नहीं, मनमोहन की कैबिनेट में आप जाइए, आप मिनिस्टर बनिए, नहीं कहा उन्होंने। अगर प्रियंका को लाना था तो उसी वक्त ले आते, लेकिन प्रियंका को नहीं लाया। वो पुत्र मोह में, सोनिया गांधी पुत्र मोह में राहुल को आगे बढ़ा रही थी। ठीक है, राहुल को आगे बढ़ाया, लेकिन पार्टी में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वो कहती कि ठीक है, मैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 2 3 साल के लिए अध्यक्ष बन जाती हूं, लेकिन मेरे से बेटर होगा कि राजनीतिक इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें से कोई व्यक्ति आए और वो अध्यक्ष बने। 20 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ साहब। एक तो साइको फेंटो ने होने नहीं दिया और सोनिया ने भी होने नहीं दिया। सोनिया अगर अड़ जाती कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगी, पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बनेंगे, तो सोनिया अपने समय में ही पार्टी को डेमोक्रेटिकली मजबूत और उसके संगठन को मजबूत कर चुकी होती। सोनिया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सोनिया नेहरू की परिवारवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती थी। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद संजय, संजय के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद फिर उनका बेटा। ये वो बढ़ाना चाहती थी। कांग्रेस को मजबूत करना नहीं चाहती थी। जिसके पास 20 वर्ष की कमान हो, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा कमान रहा सोनिया गांधी के पास। और इंदिरा का दौर खत्म हो चुका है, पंडित नेहरू का दौर खत्म हो चुका है। अब ये नया भारत धीरे धीरे एमर्ज कर रहा है। नए भारत को देखते हुए कभी भी सोनिया गांधी ने ये नहीं सोचा कि चलिए एक मार्गदर्शक मंडल अलग बना देते हैं और कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव पर ध्यान देते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेती जिससे कि मार्गदर्शक मंडल के पास भी कुछ अधिकार होते और वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल करती और कांग्रेस का कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होता जो इस तरह की लीगेसी से नहीं आता है। कुछ ही कांग्रेस में तो ज्यादातर परिवारवादी नेता हैं, लेकिन चलिए इस तरह से नहीं आता कि एक ही परिवार के प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। कम से कम दूसरे परिवार के किसी नेता के हाथ में कमान देकर के उनको समय देते, उनको वक्त देते, उनको सपोर्ट करते और एक मार्गदर्शक मंडल बना दिए होते, या कोई एक एक विशेष, जिसको आप सीडब्ल्यूसी कहते हैं, सीडब्ल्यूसी बना करके आप रखते, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करते रहती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रही और आज ये नतीजा है मित्रों कि मणिशंकर अय्यर हों, दिग्विजय सिंह हों, ये सारे बयान दे रहे हैं। कल के बाद मणिशंकर अय्यर भी हाशिए पर होंगे। हाशिए पर ऑलरेडी हैं, वो पहले से ही हैं। तो जनार्दन द्विवेदी चले गए, G23 सब चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, आनंद कुमार चले गए, अश्वनी कुमार चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, मनीष तिवारी भी गए थे, लेकिन फिर इन्होंने चोर दरवाजे से पीछे से अंदर कर लिया। मनीष तिवारी खुद को अंदर आ गए। मनीष तिवारी दूसरे किस्म के नेता हैं। तो ये कभी इधर भी जाते हैं, कभी उधर भी जाते हैं। कांग्रेस एक बार टूटी भी थी, आपको याद होगा, ये पी चिदम्बरम के नेतृत्व में, जिसमें शीला जी भी छोड़ करके गई थी, लेकिन जल्दी ही उनको पता चल गया था कि इस टूट का इससे फायदा नहीं होगा। वो लोग वापस आ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में सोनिया गांधी अगर चाहती तो ये वक्त मिला था सोनिया को जब कांग्रेस को वो दुरुस्त कर पाती। लेकिन फॉर्चुनेटली 10 साल सत्ता में रहने के बाद
सोनिया इस बात को समझ नहीं पाई और अब दूर-दूर तक या तो मोदी लगातार गलती करते रहे, जिसका इनको इंतज़ार है कि मोदी गलती करते रहेंगे और हम वापस सत्ता में आ जाएँगे। बस मोदी की गलती की वजह से ये सत्ता में आ सकते हैं। अपनी अच्छाई की वजह से, अपने सद्कर्मों की वजह से जनता का विश्वास जीत पाएगी कांग्रेस, इस पर हमें शक है। तो सोनिया गांधी ने किस प्रकार से 1991 के बाद से लेकर अब तक पार्टी को तबाह किया, इसकी छोटी झलक दी है। कुछ और झलक मैं आपको अगले सीरीज में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।